जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इंडियन हिस्ट्री की इस सीरीज में, जो कि लगातार मैं लेक्चर ले रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री पर। और इसमें हम आगे बढ़ेंगे और अगला लेक्चर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, जिसमें कि हम भारत में ब्रिटिश एम्पायर का जो एक्सपेंशन हुआ, विस्तार हुआ, किस तरीके से हुआ, उस पर हम आज इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये मॉडर्न हिस्ट्री का। इसमें कि लगातार जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, वो जरूर इसमें से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये पूरा पार्ट जो मॉडर्न हिस्ट्री का है, ये अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और लगातार इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो इस पार्ट को भी हम उसी तरीके से कंप्लीट अध्ययन करेंगे जैसे कि पिछले पार्ट हमने कंप्लीट किए। तो पॉइंट टू पॉइंट सारे जो फैक्ट्स हैं उसके साथ में मैं इसको कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो इस लेक्चर को आप बाकायदा कंप्लीट तरीके से इसकी स्टडी कीजिए। और इसमें आप अगर शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो आप शॉर्ट नोट्स भी अपने खुद की लैंग्वेज में बनाते रहिए। साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी ऑनलाइन माध्यम से मिल रहे हैं ऐप में, जहाँ से कि आप अलग से भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और वीडियो जो कि आप अनलिमिटेड टाइम आप इसको इस लेक्चर को देख पाएंगे, और लगातार देखने के माध्यम से भी आप अपने नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आधुनिक इतिहास में है, जो कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य यानी कि ब्रिटिश एम्पायर का किस तरीके से एक्सपेंशन हुआ, कैसे इसका विस्तार हुआ, इस पर हम आज समझने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट्स मैं यहाँ पर रखूंगा आपके साथ में, तो क्लास के साथ पूरा आप जुड़े रहें। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर का जो एक्सपेंशन हुआ, उसकी शुरुआत यहाँ पर बंगाल से, इनका जो यहाँ पर बंगाल पूरा इनके हाथ में आया, उसके बाद में इसका एक्सपेंशन लगातार इन्होंने आगे बढ़ाते गए, अपने विस्तारवादी नीति के साथ में ये आगे बढ़ते चले गए। तो इसको शुरुआत से हम समझते हैं। तो इसमें पॉइंट अपन समझे कि भारत में जो विस्तारवादी नीति रही अंग्रेजों की, वो कैसे रही। यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर की जो एक्सपेंशन एक्सपेंशन की पॉलिसी थी वो कैसे रही यहाँ पर। तो सबसे पहले इन्होंने एक्सपेंशन की जो पॉलिसी थी, विस्तारवादी नीति, उसमें तीन तरीके की यहाँ पर पॉलिसी अपनाई थी। सबसे पहली नीति जो थी वो थी घेरे की नीति, जिसको कि रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी कहा जाता है। रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी, जो कि रॉबर्ट क्लाइव जब यहाँ पर बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है, उसके बाद में इसने इसने रिंग ऑफ फेंस की पॉलिसी अपनाई थी। याद कर लीजिएगा, रॉबर्ट क्लाइव के समय में ये रिंग ऑफ फेंस की पॉलिसी अपनाई थी। सेकेंड पॉलिसी जो थी वो एक्सपेंशन की थी, वो थी सहायक संधि की, जिसको कि सब्सिडरी अलायंस कहा जाता है। ये जो सब्सिडरी अलायंस थी, ये वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली जब यहाँ पर गवर्नर बन के आता है, उस गवर्नर के समय में इसने ये पॉलिसी अपनाई थी, जिसको कि सब्सिडरी अलायंस, या फिर हिंदी में इसको सहायक संधि के नाम से जानते हैं। अगले ये जो पॉलिसी थी वो व्यापकता का सिद्धांत बोलते हैं, जिससे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, या फिर इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के ही नाम से जानते हैं। और गवर्नर उस समय का जो था, वो गवर्नर था भारत का गवर्नर डलहौजी। ठीक है, डलहौजी के समय में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको कि अपहरण की नीति, व्यापकता का सिद्धांत, या फिर हड़पने की नीति जिसको कहा जाता है, उसके नाम से इसको जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी के समय में ये नीति, ये पॉलिसी आई थी। तो इस तरीके से तीन तरीके की इन्होंने पॉलिसी अपनाकर अपने ब्रिटिश एम्पायर का एक्सपेंशन भारत में किया था। ये किस तरीके से हुआ? सबसे पहले कौन सा जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों के हिस्से में आया, अंग्रेजों ने यहाँ पर अपने कब्जे में लिया था, तो वो था बंगाल। बंगाल को सबसे पहले इन्होंने टारगेट बनाया था, क्योंकि बंगाल जो कि उस समय का सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाला क्षेत्र था, वहीं पर इन्होंने सबसे पहले अपना कब्जा किया था, अपने आप को यहाँ पर अपने अंडर में लिया था। सेकेंड बात करें तो सेकेंड था समुद्री तट से लगा हुआ मैसूर राज्य। मैसूर राज्य को सेकेंड टाइम लिया, जहाँ पे कि टीपू सुल्तान वहां का नवाब था। यहाँ पे भी लगातार जो युद्ध हुए उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तीसरा था मराठा एम्पायर, जिसको कि यहाँ पर तीसरे टाइम में यहाँ पर एक्सपेंशन लिया गया। चौथे की बात कर लें तो चौथा था पंजाब, और पांचवा था अवध। तो इस तरीके से ये जो पॉलिसी थी, ये पॉलिसीज ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ पर अपनाते हुए इन सभी क्षेत्रों को अपने अंडर में लिया था, विस्तारवादी नीति के तहत। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम आगे बात करें
तो इस विस्तारवादी नीति के तहत जिस तरीके से यहाँ पर क्षेत्र अपने अंडर में लिए थे, तो उसमें बंगाल की बात करें तो बंगाल में इस विस्तारवादी नीति के तहत अंग्रेजों के यहाँ पर 2 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध जो था वो था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था जो कि 1757 में हुआ था। दूसरा युद्ध जो हुआ था वो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। इन दोनों युद्ध के बाद में बंगाल अंग्रेजों के हाथ में आ गया था, अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद बात करें तो सेकेंड जो बात होती है वो है मैसूर राज्य, जहां पर की टीपू सुल्तान यानी कि हैदर अली ने यहाँ पर अपने को नवाब घोषित किया। उसके बाद में लगातार यहाँ पर 4 युद्ध झेलने पड़े थे। वो 4 युद्ध कौन कौन से थे? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि अंग्रेजों के साथ में और मैसूर के नवाब के साथ में ये युद्ध यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनकी शुरुआत 1768 से लेकर 1799 के बीच में यहाँ पर ये मैसूर राज्य अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। तो यहाँ पर 4 युद्ध आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करें तो मराठा एम्पायर जो कि 1775 से लेकर 1819 के बीच में यहाँ पर 3 युद्ध होते हैं अंग्रेजों के साथ में। उसके बाद में मराठा एम्पायर भी इनके अंडर में आ जाता है, जो कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हम बात करें तो चौथा जो युद्ध हुआ वो पंजाब के साथ में, यहाँ पर जो पंजाब का उस समय सिख साम्राज्य था उसके साथ में यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि 1845 से लेकर 1849 के बीच में 2 युद्ध यहाँ पर सिख एम्पायर के साथ में होते हैं। और वो युद्ध होते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो इस तरीके से यहाँ पर चौथा जो एम्पायर था पंजाब का, जो सिख एम्पायर था, वो अंग्रेजों के में आ जाता है। 5वां पंजाब से लगा हुआ जो सिंध एम्पायर था, सिंध क्षेत्र, वहां पर जो अफगान युद्ध होते हैं उस अफगान युद्ध के बाद में ये कंट्रोल में आता है, जो कि 1843 में यहाँ पर ये अफगान युद्ध आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। फिर 6वां जो एम्पायर था वो मैं आपको बता चुका हूं, अवध पे यहाँ पर कुशासन का आरोप लगाते हुए यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी ने इस अवध को अपने अंडर में लिया था, जो कि 1856 में इसको अपने कब्जे में लेते हैं। तो इस तरीके से अपने ब्रिटिश एम्पायर का एक्सपेंशन यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में भारत में करते हैं। इनको हम एक एक करके अब आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम जो बंगाल पे ब्रिटिश एम्पायर का जो एक्सपेंशन हुआ, कब्जा किया, उसकी क्लास यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर उसके पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम इस बंगाल पर अंग्रेजों का जो अधिकार हुआ, इससे पहले हम बंगाल के नवाब पर पूरी की पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए कि बंगाल पर उस समय कौन से नवाब थे और किस तरीके से यहाँ पर शासन चल रहा था। तो सबसे पहले हम बंगाल के नवाब पर पूरी की पूरी एक क्लास यहाँ पर आपके सामने कंप्लीट करने वाला हूं, तो उसको पहले समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बंगाल के नवाब की। अगर बंगाल के नवाब की बात करें तो बंगाल का जो नवाब का समय था, उस समय मुगल एम्पायर के अंडर में ये पूरा बंगाल हुआ करता था। तो मुगल एम्पायर में उस समय जो सम्राट था वो सम्राट था फारूक शेर के समय में बंगाल का नवाब जो था वो उसके अंडर में था। यानी कि फारूक शेर का समय की बात की जाए तो फारूक शेर जो कि औरंगजेब के पतन के बाद में जो इनके उत्तराधिकारी रहे, उस समय का ये शासक रहा। अगर हम बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। उसके बाद में उसके उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध होते हैं, उत्तराधिकारी जो उसके जो पुत्र होते हैं उसमें चलता है, जिसमें कि कहीं ना कहीं पे जो उन्होंने बंटवारा भी कर दिया था, उसके बावजूद भी यहाँ पर युद्ध होते हैं, जो कि हम बाद में जब हम मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे तब इसको बहुत अच्छे से जानेंगे, क्योंकि टॉपिक से मैं हटना नहीं चाहता हूं, तो बेसिक बता रहा हूं। उसके बाद में बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठता है। बहादुर शाह प्रथम के बाद में जहांदर शाह गद्दी पर बैठता है और जहांदर शाह के बाद में फारूक शेर यहाँ पर जो 1700
13 से लेके 1719 तक गद्दी पर रहता है, उस समय की बात है। तो मुगल सम्राट फर्रुखशाह उस समय क्या है, बीमार हो गया था, और इससे शासन के काल में तो बीमारी के इलाज के समय में अंग्रेजी कंपनी का एक डॉक्टर था, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन के द्वारा इसको इसका जो इलाज था वो इलाज यहाँ पर किया गया था, और उससे ये इसको काफी ज्यादा बीमारी से निजात मिल गई थी और ये स्वस्थ हो गया था। तो जब स्वस्थ हो गया तो उससे फर्रुखशाह बहुत ज्यादा खुश हुआ, और खुश होने के बाद में अंग्रेजी कंपनी को यहाँ पर व्यापारिक सुविधाओं वाला एक फरमान फर्रुखशाह के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि बंगाल के लिए होता है। जिसमें की बात करें बंगाल और अन्य क्षेत्र, दोनों ही क्षेत्रों में यहाँ पर एक फरमान जारी किए जाते हैं। तो ये फरमान के अंतर्गत एक निश्चित वार्षिक कर लगाया यहाँ जाता है, जो कि यहाँ पर टुकड़ों में जो कर लगाया जाता था वो कर अब टुकड़ों में ना लगाते हुए एक वार्षिक कर ही अंग्रेजों को चुकाना पड़ेगा। इस तरीके से फरमान यहाँ पर फर्रुखशाह के जरिए जारी किया जाता है, जो इनके विभिन्न यहाँ पर जो क्षेत्र थे, जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों में जो इन्होंने अपने मुख्यालय बनाए थे वहां पर इनको टैक्सेस चुकाने पड़ते थे। तो बात करें तो मुंबई के में जो क्षेत्र था, तो मुंबई में व्यापार करने के लिए यहाँ पर 3000 रुपए चुकाकर, जो कि वार्षिक कर होता था, यहाँ पर इनको ट्रेड करने के लिए दे दिया। और साथ ही साथ में यहाँ पर यह भी फरमान दिया गया कि मुंबई की जो कंपनी थी, जो कि उस समय सिक्के डाला करती थी, यानी कि वहां पे जो सिक्के यानी कि जो क्वाइंस बनाया करती थी, उन सिक्कों को अब पूरे के पूरा जो मुगल एम्पायर था, मुगल जो राज्य था, उसमें चलाने की भी आज्ञा इनको मिल गई थी। तो इस तरीके से इस फरमान से यहाँ पर मुंबई में मिली। और इसी तरीके से अगर हम बात आगे करें तो यहाँ पर बंगाल में भी कुछ इसी तरीके की घटना यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे बात। तो इसी को अगर बात करें तो जिस तरीके का फरमान यहाँ पर कंपनी को फर्रुखशाह के द्वारा मिलता है, उस फरमान को यहाँ पर कंपनी के अधिकार पत्र कहा गया है, या फिर कंपनी का यहाँ पर इसको मेग्ना कार्टा के रूप में लिया जाता है। इसी को मेग्ना कार्टा कहा गया है। जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं, ब्रिटिश इतिहासकार के द्वारा इसको कंपनी का मेग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, क्लियर हो गया। जो फरमान फर्रुखशाह ने यहाँ पर दिए थे उसको आप याद कर लीजिएगा। कंपनी का मेग्ना कार्टा यहाँ पर ब्रिटिश इतिहासकारों ने कहा है, जो कि फरमान फर्रुखशाह ने यहाँ पर कंपनी को दिया, जिसके तहत यहाँ पर वार्षिक कर के रूप में अलग अलग तरीके की यहाँ पर जो एक प्रकार से व्यापारिक सुविधा इनको मिली एक वार्षिक कर में, वो एक प्रकार से कंपनी का एक मेग्ना कार्टा बन गया था। अब हम चलते हैं बंगाल के नवाब की तरफ में, जिसमें कि हम समझेंगे कि बंगाल में जो घटनाएं घटी, बंगाल में जिस तरीके से फरमान के थ्रू जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा वहां के बिजनेस पर, वहां से ट्रेड पर, तो किस तरीके से ये घटना आगे जाकर प्लासी के युद्ध में कन्वर्ट होती है, उसके बाद में बक्सर का युद्ध होता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने आपको यहाँ पर दो मैप दिखाए हैं, सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर 1705 में कंपनी के व्यापारिक केंद्र का एक मैप आपको दिख रहा है, और साथ ही साथ में 1765 में भारत की अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है उसके दो मैप यहाँ पर दिख रहे हैं। तो 1705 की बात करें तो 1705 में जो कंपनी ने अपने अलग अलग क्षेत्रों में केंद्र स्थापित किए थे उसका मैप यहाँ पर आपको दिख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे अपने जो अलग अलग कारखाने, अलग अलग कोठियां स्थापित की थी हर क्षेत्र में भारत के, उसका मैप यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में 1765 का, जो कि बंगाल जब अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है, अंग्रेज का अधिकार हो जाता है, उस समय का ये मैप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। जो कि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा क्षेत्र अंग्रेजों के हिस्से में आ जाता है। जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का एक मैप मैंने आपके सामने यहाँ पर आपके सामने रखा है। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर बंगाल के ऊपर। ठीक है ना, ये 1805 का एक मैप है और ये 1757 का मैप। तो इसको अपन आगे धीमे धीमे करके सारे पॉइंट्स यहाँ पर समझेंगे कि 1805 में किस तरीके से धीमे धीमे करके इन्होंने जो विस्तारवादी नीति अपनाई, जो इन्होंने एक्सपेंशन की पॉलिसी अपनाई थी, उस पॉलिसी के तहत इनका जो टेरिटरी थी, इनका जो क्षेत्र था ब्रिटिश एम्पायर का, वो यहाँ पर बढ़ता गया। और 1857 में जब रिवोल्ट हुआ उस समय अंग्रेजी साम्राज्य कहाँ तक पहुंच गया था, इसका मैप ये यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो यहाँ पर
जो 17वीं सदी का एक भारत है, 17वीं सदी के भारत में यहाँ पर मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था और मुगल साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में यहाँ पर बट गया था। और इस कारण से यहाँ पर जो बात की जाए, ठीक है ना, ये 18वीं शताब्दी की बात है। 17वीं शताब्दी में यहाँ पर मुगल एम्पायर काफी ज्यादा मजबूत था, क्योंकि 17वीं शताब्दी में यहाँ पर औरंगजेब औरंगजेब का शासन था। और औरंगजेब के समय में जो मुगल एम्पायर था वो काफी ज्यादा सशक्त था, काफी ज्यादा ताकतवर रहा। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ वो 18वीं शताब्दी में यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि 1707 के बाद में यहाँ पर देखने को मिला। क्योंकि जैसे मुगल एम्पायर में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर उत्तराधिकार के जो युद्ध हुआ उसमें यहाँ पर मुगल एम्पायर कमजोर होते हुए यहाँ पर आपको दिखेगा। और उसके बाद में यहाँ पर छोटे छोटे राज्यों का उदय होगा, क्योंकि उस समय उनके अंडर में एक टैक्स पेयर थे, एक सामंत थे, एक नवाब के रूप में और एक राजे के रूप में यहाँ पर स्थापित थे, जो कि उनके अंडर में रहते थे। लेकिन जब यहाँ पर मुगल एम्पायर कमजोर हुआ तो वो जो सामंत थे, वो जो राजे थे, वो राजे अपने आप को यहाँ पर स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और छोटे छोटे राज्यों का यहाँ पर उदय होता है। तो यहाँ पर कारण यही रहता है क्योंकि एक सेंट्रल पावर यहाँ पर नहीं रहती है। सेंट्रल पावर यानी कि एकीकृत जो केंद्रीय शक्ति होती है उसका यहाँ पर पतन हो जाता है। तो केंद्रीय शक्ति के पतन होने के बाद में यहाँ पर जो छोटे छोटे जो क्षेत्र थे जो कि केंद्र के अधीन यानी कि कंट्रोल में रहते थे, वो अपने आप को स्वतंत्र यहाँ पर घोषित कर देते हैं। जिसमें कि दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में यहाँ पर हैदराबाद, बंगाल, कर्नाटक और मैसूर ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं, स्वतंत्र स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। और उत्तर भारत में यहाँ पर मराठा, पंजाब, राजपूताना, रोहिलखंड और अवध ये अपने आप को यहाँ पर स्वतंत्र घोषित करते हैं। आगे चलकर 18वीं शताब्दी में जब यहाँ पर बंगाल का पतन होना चालू हो जाता है, बंगाल में यहाँ पर जब उत्तराधिकार का युद्ध बंगाल सॉरी मुगल के जो उत्तराधिकारी थे वो अपने आप में एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं, तब यहाँ पर जो क्षेत्र थे अपने आप को यहाँ पर स्वतंत्र घोषित करते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे हम चलते हैं। आगे की बात करें तो यहाँ पर जो छोटे छोटे राज्य यहाँ पर बने वो राज्य कौन कौन से थे, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो राज्य था वो बंगाल था। तो बंगाल में उस समय जो शासन था वो मुर्शीद कुली खां ने अपने आप को यहाँ पर स्वतंत्र घोषित किया था, जो कि 1717 से लेके 1727 तक बंगाल का नवाब रहता है और अपने आप को यहाँ पर स्वतंत्र घोषित कर देता है। ये जब करता है जब फर्रुख शाह के द्वारा यहाँ पर बंगाल में फरमान जारी किया गया था, उसके बाद की ये घटना है। उसके बाद में हम बात करें तो हैदराबाद में जब हैदराबाद स्वतंत्र होता है तो 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जहां, जिसको कि चिल्मकिलिस खां की उपाधि दी गई थी उसके नाम से, जो कि औरंगजेब ने दी थी यहाँ पर चिल्मकिलिस खां की उपाधि, वो अपने आप को यहाँ पर स्वतंत्र घोषित कर देता है, स्वतंत्र नवाब बनता है। इसी तरीके से कर्नाटक में उस समय जो शासन था वो सदातुल्लाह खां का शासन था। और हैदर अली जो कि मैसूर का शासक था, ये कि जो कि 1761 में यहाँ पर नवाब बनता है। मराठाओं की बात कर लें तो मराठा यहाँ पे की पेशवा यानी कि छत्रपति मराठा एम्पायर का उदय हो जाता है और मराठा एम्पायर यहाँ पर बनता है, जो कि पूरा का पूरा मराठवाड़ा जो क्षेत्र था ये इसके अंडर में आता है। और इसकी बात करें तो ये जो क्षेत्र रहता है ये 1764 के समय में यहाँ पर मराठा एम्पायर का उदय हो जाता है। उससे पहले यहाँ पर शिवाजी ने अपने जो क्षेत्र है उसका एक्सपेंशन किया और आगे जाकर इसका 1664 की बात है, 1664 से लेके आगे ये मराठा एम्पायर बनता है, जो कि औरंगजेब के समय की बात होती है। औरंगजेब के बाद में जब पतन होता है तब यहाँ पर जो मराठा में पेशवा होते हैं, पेशवा इसका एक्सपेंशन करते हैं और पेशवा जाके इस पूरे पूरे मराठा एम्पायर को आगे बढ़ाते हैं। ये भी हम आगे समझेंगे जब मराठा को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। आगे बात करें तो पंजाब में उस समय महाराजा रणजीत सिंह का शासन था, जो कि एक सिख एम्पायर। और अवध में यहाँ पर बात करें तो अवध में शहादत खान 1722 में यहाँ का नवाब बनता है, जो कि बुरहानुल मुल्क की उपाधि धारण करके यहाँ पर नवाब बनता है। ठीक है, इसको भी हम समझेंगे। रोहिलखंड में वीर दाऊद व अली मोहम्मद खां
ये यहाँ पे नवाब रहते हैं, जो कि रोहिलखंड का क्षेत्र होता है। तो इस तरीके से ये अलग अलग जो एम्पायर थे, अलग अलग छोटे छोटे जो क्षेत्र थे जो कि मुगल के अधीन हुआ करते थे। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में ये अपने आप को छोटे छोटे जो राज्य होते हैं स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और यहाँ के नवाब बन जाते हैं और यहाँ के शासक बन बैठते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। अब हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। उसके बाद में हम बंगाल के नवाब का एक एक पॉइंट यहाँ पर देखेंगे। तो यह आ गया बंगाल, जिसको कि हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट जो छोटे छोटे क्षेत्र थे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं उसके बारे में बेसिक आपको बता दिया है। अब हम बंगाल के नवाब को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। बंगाल के नवाब की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुर्शिद कुली खां की। मुर्शिद कुली खां यानी कि बंगाल बात करें तो बंगाल जो कि उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो क्षेत्र था ये पूरा का पूरा मिलके ये बंगाल कहलाता था। ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो बंगाल के प्रशासन की बात करें तो बंगाल का प्रशासन में मुगल प्रोविंस के अंडर में ये था जब यहाँ पर औरंगजेब का शासन था। तो औरंगजेब के शासन के समय बंगाल में जो सूबेदार था वो था अजीम मुसान। अजीम मुसान जो कि औरंगजेब का क्या होता है, पोता। औरंगजेब के पोते पोते को यहाँ पे सूबेदार बनाकर भेजता है जो कि औरंगजेब के ही वंश का होता है और ये उसका सूबेदार होता है। तो यहाँ पे जो दीवान होता है वो दीवान मुर्शिद कुली खां यानी कि राजस्व की जिम्मेदारी उस समय जब औरंगजेब था तो औरंगजेब के समय में राजस्व की जिम्मेदारी मुर्शिद कुली खां के पास में थी। नोट कर लीजिएगा, जब औरंगजेब था उस समय में बंगाल का जो सूबेदार था वो सूबेदार था अजीम मुसान, लेकिन दीवान उस समय मुर्शिद कुली खां। ठीक है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और जब सत्ता की उत्तराधिकार के लिए यहाँ पर युद्ध होता है, आगे चलकर जब फर्रुख शायर बंगाल मुगल गद्दी पर बैठता है, मुगल एम्पायर का शासक बनता है, उस समय यहाँ पर जो सूबेदार होता है वो सूबेदार यहाँ पर बदल जाता है और सूबेदार उस समय मुर्शिद कुली खां को बना दिया जाता है। नहीं कि फर्रुख शायर के द्वारा जो कि औरंगजेब के समय में दीवान था, वो दीवान जो कि बंगाल का दीवान था वो आगे चलकर फर्रुख शाह के समय में यहाँ पर क्या बनता है, सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपके पॉइंट समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में बंगाल में जो शासन चला, बंगाल में जो उस समय सूबेदार बन गया, आगे जाके ये नवाब बनता है। तो आगे जाके बंगाल में जो शासन चला वो मुर्शिद कुली खां के वंशज का चला, यानी कि वंशावली यहीं पे आगे बढ़ गई थी और यहीं से वंशानुगत ये शासन बंगाल में मुर्शिद कुली के खां के बाद में उनके वंशों के द्वारा यहाँ पर चलाया जाता है, ये आगे बढ़ता है। यहाँ तक मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इनके जो वंशावली थी वो यहाँ पे समझ सकते हैं। मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, उसके बाद में सिराजुद्दौला खां गद्दी पर बैठता है, फिर मीर जाफर, उसके बाद में मीर कासिम, फिर नजमा उद्दौला, उसके बाद में मुबारक उद्दौला। ये पूरा पूरा जो शासन था ये 1717 से लेके 1775 तक का ये बंगाल का शासन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 1717 में बंगाल का नवाब जो बनता है वो मुर्शिद कुली खां बनता है। उसके बाद में बीच में उसी की वंश आगे बढ़ते हैं और ये वंश जाकर 1775 तक बंगाल के शासक रहते हैं। उसके बाद में अंग्रेज इसको, ब्रिटिश इस पूरे बंगाल को अपने कब्जे में ले लेते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके अपन बंगाल के नवाब पर पूरी जानकारी यहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं बंगाल का पहला नवाब मुर्शिद कुली खां के बारे में जानकारी लेते हैं। मुर्शिद कुली खां जो कि बंगाल का नवाब 1717 में बंगाल का नवाब बनता है और ये 1727 तक बंगाल का नवाब रहता है। फर्रुख शेयर के द्वारा दिए गए जो फरमान था उस फरमान ने बंगाल में जो स्वतंत्र प्रयोग किया था, ठीक है ना, जो बंगाल में एक फ्री ट्रेड का जो फरमान जारी किया था
उसको ये नियंत्रित यानी कि उसको कंट्रोल करने का इसने काफी प्रयास किया। ये आप यहाँ पर पॉइंट क्लियर कीजिएगा, ठीक है ना। तो बंगाल प्रांत जो कि मुगल काल भारत का एक सबसे समृद्ध प्रांत था, सबसे ज्यादा विकसित प्रांत था, सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र जो था वो बंगाल ही था, जहाँ पे कि उस समय सबसे अधिक ट्रेड होता था, वो ट्रेड था। उस ट्रेड में उस समय जो नवाब था वो मुर्शीद कुली खां रहा। औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था, लेकिन 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर 1717 में ये अपने आप को एक स्वतंत्र घोषित कर देता है और यहाँ पर गद्दी पर बैठता है। कब? 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके बाद में यहाँ पर जब उत्तराधिकार का मुगल एम्पायर में जब संघर्ष होता है, उसका लाभ उठाता है ये, और 1717 में जाकर ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, बंगाल का नवाब बन जाता है। तो 1717 में जब मुगल सम्राट फर्रुख शायर ने एक फरमान जारी किया, तो फरमान के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में जो व्यापार करने की जो एक रिलैक्सेशन दिया था, एक रियायत यहाँ पर दी थी, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी को बंगाल में व्यापार करने की रियायत दे दी। इस फरमान के द्वारा बंगाल में 3000 रुपए वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार की सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया था। यानी कि यहाँ पर जितना भी व्यापार होगा उसका व्यापार सिर्फ एक बार साल में आपको राशि देनी है और आप यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। ये फरमान जारी किया था फर्रुख शायर के द्वारा और ये 3000 रुपए वार्षिक कर के हिसाब से यहाँ पर सीमा शुल्क में यहाँ पर मुक्त कर दिया था इसको, कंपनी को। साथ ही साथ में कलकत्ता के आसपास के यहाँ पर अंग्रेजों को 38 गांव खरीदने का अधिकार भी मिल गया था। कहां पर? कलकत्ता के आसपास का, क्योंकि कलकत्ता यहाँ पर पहले से ही बसा दिया गया था। कलकत्ता जो कि तीन तीन जो गांव की जमींदारी इनको मिल गई थी, कालीघाट, सुतानाती और गोविंदपुर, उनको मिलाकर यहाँ पर कलकत्ता शहर बसाया गया था। उसके बाद में कलकत्ता के आसपास का क्षेत्र यहाँ पर 1700 फर्रुख शायर के समय में यहाँ पर अधिकार मिल गया था, जो कि लगभग 38 आसपास के गांव को खरीदने का अधिकार इनको मिल गया। तो अंग्रेजों ने इस विशेष अधिकार का दुरुपयोग शुरू कर दिया। जो विशेष अधिकार फर्रुख शायर ने अंग्रेजों को दिया था वार्षिक ट्रेड के रूप में, तो इसमें मुर्शीद कुली खां ने इसका विरोध किया था। इसका विरोध किया तो मुर्शीद कुली खां ने फर्रुख शायर के द्वारा दिए गए फरमान का बंगाल में स्वतंत्र प्रयोग नियंत्रित करने का प्रयत्न किया। किस तरीके से अंग्रेज इसका एक दुरुपयोग कर रहे थे, उसको कंट्रोल करने का प्रयत्न किसने किया था? मुर्शीद कुली खां ने किया था। ठीक है, जहां तक मेरे ख्याल से पॉइंट आपको समझ में आगे होंगे। तो मुर्शीद कुली खां ने बंगाल किया क्या? उसके बाद में बंगाल की राजधानी जो कि पहले क्या हुआ करती थी? ढाका हुआ करती थी, तो ढाका से स्थानांतरित की और ये अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद ले गया। मुर्शिदाबाद ले जाने के बाद में 1726 में यहाँ पर क्या होती है? मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद में यहाँ पर दामाद जो उसका जो दामाद था, क्योंकि उसका पुत्र नहीं था, उसकी एक बेटी थी, उसका विवाह जो होता है वो शुजाउद्दीन के साथ में हो जाता है। जब शुजाउद्दीन के साथ में इसका विवाह हो जाता है तो शुजाउद्दीन यहाँ पर गद्दी पर बैठता है, जो कि मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद में बैठता है। अच्छा, एक बात यहाँ पर बिल्कुल आप याद कीजिएगा कि मुर्शीद कुली खां के समय में मुगलों को जो टैक्सेस की सुविधा थी, जो टैक्सेस यहाँ पर जा रहे थे, वो बराबर मुगलों को यहाँ पर मुर्शीद कुली खां जब नवाब था यहाँ पर वो पे कर रहा था, यहाँ पर पेमेंट कर रहा था लगातार। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में उसका दामाद जब 1726 में इसकी मृत्यु होती है तो 1727 में उसका दामाद शुजाउद्दीन 1727 में गद्दी पर बैठता है, नवाब बनता है और वो 1727 से लेकर 1739 तक बंगाल का नवाब रहता है। 1739 में जब शुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है तब यहाँ पर सरफराज खां गद्दी पर बैठता है। कौन? सरफराज खान। ठीक है, यहां तक पॉइंट समझ में आ गया।
अब हम यहाँ पर इस स्लाइड को समझ लेते हैं जो कि सामने है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया एक उपजाऊ क्षेत्र था बंगाल, नौ परिवहन यहाँ पे बहुत अच्छे होते थे, क्षेत्रीय शक्तियों की चुनौती नहीं थी, और यहाँ पे व्यापारिक क्षेत्र में वस्त्रों का सबसे ज्यादा यहाँ पर व्यापार हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर जूट जूट की खेती उस समय बहुत अच्छी होती थी और आज भी है। वो उपजाऊ जमीन जो थी जो कि गंगा के द्वाब का क्षेत्र था, गंगा का क्षेत्र था, तो यहाँ पर जूट की खेती बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पर वस्त्र का व्यापार प्राचीन इतिहास से चल रहा था, तो वस्त्र व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा ट्रेड का क्षेत्र था बंगाल। यहाँ तक मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पर बंगाल की खान, मैंने ये आपको बता दिया, यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है। चलिए, यहाँ पर राजस्व पूरी तरीके से चलता था। और यहाँ पर अगर सुधार की बात करें तो मुर्शिद कुली खां के समय में यहाँ पर जो सुधार हुए थे, इसमें सुधार जो रिफॉर्म किए थे, तो यहाँ पर कृषि में टकवा ऋण पद्धति इसने अपनाई थी, और यहाँ पर जमींदारी में राजस्व का सुधार भी इसने किया था। और साथ ही साथ में इसने अपनी राजधानी, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये अपनी राजधानी जब यहाँ पर फरमान का दुरुपयोग होने लगा अंग्रेजों के द्वारा, तो ये अपनी राजधानी ढाका से स्थानांतरित कर मुर्शिदाबाद ले जाता है। ये मैंने आपको बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर फर्रुख शाह के द्वारा जो शाही फरमान लगा था, वो शाही फरमान बंगाल के नवाब के लिए एक सिरदर्द बन गया था। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं, आगे की बात है यहाँ पर अलीवर्दी खां पर हम अब चर्चा करेंगे, जो कि सरफराज खां के बाद, सरफराज खान जो कि 1739 में शुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद में यहाँ पर सरफराज खान जब गद्दी पर बैठता है, तो सरफराज खान के साथ में यहाँ पर युद्ध देखने को मिलते हैं, क्योंकि अलीवर्दी खां के साथ में होते हैं। अलीवर्दी खां जो कि सरफराज खां के बाद में गद्दी पर बैठता है। तो यहाँ पर जो युद्ध देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 3 युद्ध यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पहला युद्ध था वो गिरिया का युद्ध था, मतलब यहाँ पर 3 युद्ध लगातार देखने को मिलेंगे। तो उसमें गिरिया का एक ऐसा युद्ध था, इस गिरिया के युद्ध में सरफराज खान और अलीवर्दी खान जब एक दूसरे से यहाँ पर संघर्ष करते हैं, तो उसमें सरफराज खान की अलीवर्दी खान हत्या कर देता है। ठीक है, तो 1740 में 1739 से लेकर 1740 के बीच में यहाँ पर 3 युद्ध होते हैं। तो 3 युद्ध में प्रमुख युद्ध यहाँ पर गिरिया का युद्ध माना जाता है। तो ये गिरिया का जो युद्ध था, ये सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बाद में होता है। अलीवर्दी खान सरफराज खान की हत्या करने के बाद में बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, जहां पर सरफराज खान गिरिया के युद्ध में पराजित होता है, और पराजित होने के बाद में यहाँ पर उसकी हत्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। फिर बंगाल का नवाब अलीवर्दी खान बनता है। अलीवर्दी खान ने बंगाल में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने की शुरुआत की, जब वो क्या बंगाल का नवाब बनता है सरफराज खान के बाद। क्योंकि सरफराज खान के समय में ये परिस्थितियां इतनी ज्यादा मतलब अनुकूल थी कि वहां पर ये दोनों अपने हिसाब से बिजनेस कर रहे थे, अपने हिसाब से व्यापार कर रहे थे। लेकिन जैसे अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बनता है, ये अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों की जो वहां पे एक्टिविटी थी, जो व्यापार करने की जो वहां पर परिस्थितियां थी, उस पर यहाँ पर अंकुश लगाने का प्रयास किया था। किसने? अलीवर्दी खान ने। अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना जो की थी, एक एग्जाम्पल दिया था यहाँ पर। वो एग्जाम्पल क्या दिया था? एक मधुमक्खी की छत्ते से यहाँ पर क्या की थी? तुलना की थी। अच्छा, इससे पहले आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर सरफराज खां तक, यानी कि मुर्शिद कुली खां लगातार यहाँ पर टैक्सेस दे रहा था। उसके बाद में उसके वंशज में जो शुजाउद्दीन, उसके बाद में सरफराज खान बना, तब तक यहाँ पर टैक्सेस बराबर मुगल एम्पायर तक जाते रहे। लेकिन जैसे अलीवर्दी खां यहाँ पर बंगाल का नवाब जब बनता है, तो वो मुगलों को टैक्सेस देना बंद कर देता है। ये पॉइंट नोट कीजिएगा, मुगलों को यहाँ पर राजस्व देना बंद किसने किया था? अलीवर्दी खान ने यहाँ पर मुगलों को टैक्सेस देना बंद कर दिया था। उसके बाद में यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है, यहाँ पर अंग्रेजों की तुलना एक मधुमक्खी के छत्ते से यहाँ पर अलीवर्दी खान ने की है, जो कि एक यूरोपीय जितने भी थे उनसे यहाँ पर तुलना करी जाती है। और इसमें उसने ये कहा है कि यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगी, और यदि इनको छेड़ा जाएगा तो ये काट काट कर मार डालेंगी। ठीक है, तो ये एक प्रकार की यहाँ पर एक तुलना अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों की है। किससे? मधुमक्खी की छत्ते से इसकी तुलना की है। छेड़ा जाएगा तो ये
ये काट काट के मार डालेंगी और नहीं छेड़ा जाएगा तो ये एक प्रकार से शहद देती रहेंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर अली वर्दी खां इनको छेड़ता नहीं है और लगातार उस तरीके से अपना जो उत्तराधिकारी था उसको ये समझाता है कि इसको छेड़ना नहीं है। उसके बाद में अली वर्दी खां की यहाँ पर मृत्यु होती है 1756 में। 1756 में मृत्यु के बाद में यहाँ पर उसका जो पुत्र था सिराजुद्दौला, वो यहाँ पर गद्दी पर बैठता है। उसका उत्तराधिकारी कौन होता है? उसका नाती, पुत्र नहीं होता है, नाती होता है। उसका पुत्र कोई नहीं होता है, उसकी बेटी का पुत्र होता है नाती। और जो बेटी का पुत्र होता है सिराजुद्दौला, वो गद्दी पर बैठता है। ठीक है, यानी कि उसकी बेटी का पुत्र सिराजुद्दौला यहाँ पर गद्दी पर बैठता है, जो कि नाती रहता है अली वर्दी खां का। और इसके समय में ये दो प्रमुख घटना यहाँ पर घटती हैं, एक ब्लैक हॉल की जो घटना थी और दूसरा है प्लासी का युद्ध। ये दो घटना सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटती है, जो कि 1756 से लेके 1757 के बीच में ये गद्दी पर बैठता है। सिर्फ एक वर्ष का इसका शासन था और एक वर्ष में ये दो प्रमुख घटनाएं जो कि भारत में ब्रिटिश एम्पायर की नींव रखने का काम इसी के शासनकाल में होता है, जो कि बंगाल से शुरू होता है। ठीक है, सिराजुद्दौला भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1756 में ये बंगाल का नवाब बनता है और इसके समय में दो घटनाएं होती हैं, एक ब्लैक होल की घटना और दूसरा प्लासी का युद्ध। उसके बीच में एक छोटा सा युद्ध होता है, जिस युद्ध का परिणाम अलीनगर की संधि पर समाप्त होता है। इसको भी हम अब आगे समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सिराजुद्दौला जो कि 1756 में गद्दी पर बैठता है और 1757 तक ये गद्दी पर रहता है। तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में बंगाल अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में आपस में यहाँ पर क्या एक कंपटीशन चल रहा था और यहाँ पर प्रतिद्वंदता के कारण एक दूसरे के साथ में जो युद्ध हो रहे थे, जो कि एक कर्नाटक के युद्ध के कारण यहाँ पर जो एक वातावरण था वो अशांत था। इन दोनों के बीच में युद्ध लगातार यहाँ पे भी चल रहे थे, क्योंकि ये जो युद्ध हो रहे थे ये यूरोप से ही चले आ रहे थे। यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध हो रहे थे, यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध था उसका रिजल्ट भारत में भी इन दोनों कंपनियों के बीच में देखने को मिल रहा था। तो बंगाल में जो कि चंद्रनगर में फ्रांसीसियों का कारखाना था और साथ ही साथ में अंग्रेजों ने भी यहाँ पर अपना ट्रेड कर रहे थे। तो इन दोनों में भी यहाँ पर युद्ध जो यूरोप में चल रहे थे, यहाँ पे भी दोनों कंपनियों के बीच में चल रहे थे। तो यहाँ पर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध हुआ, वो युद्ध से पूरा का पूरा जो बंगाल का क्षेत्र था वो अशांत था। ठीक है, जो कि कर्नाटक वार के रूप में, तीसरी जो कर्नाटक वार थी उसका परिणाम यहाँ पर भी बंगाल में देखने को मिला। यहाँ पे कि चंद्रनगर में इनकी कोठी थी, किसकी? फ्रांसीसियों की, और अंग्रेजों की भी यहाँ पर अपना व्यापार लगातार जो कि फर्रुखशाह के फरमान के द्वारा कर रहे थे। तो वो युद्ध यहाँ पर देखने को मिला। तो फर्रुखशाह के द्वारा प्रदान किए गए एक विशेष अधिकार का जो फरमान था, ठीक है ना, उसका दुरुपयोग यहाँ पर देखने को मिला था। उस दुरुपयोग से काफी ज्यादा जब ये बंगाल बना, नवाब बना सिराजुद्दौला, तो उसने बहुत ही ज्यादा अंग्रेजों से नाराज था, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पर उस फरमान के तहत नहीं चल रहे थे। उस फरमान का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग करना उन्होंने चालू कर दिया था। तो दुरुपयोग करने से कारण क्या था, ये हर जगह पे अपनी किलाबंदी कर रहे थे और वहां पर एक किले का निर्माण करना चालू कर दिया था अंग्रेजों ने, और साथ में फ्रांसीसी भी यहाँ पर किलाबंदी कर रहे थे। जब किलाबंदी चालू कर दी दोनों ही कंपनियों ने, तो यहाँ पर सिराजुद्दौला ने दोनों कंपनियों को तत्काल रूप से किलाबंदी रोकने का आदेश दिया था। अंग्रेजों को भी दिया था और फ्रांसीसियों को भी दिया था। जब दोनों को आदेश दिया तो फ्रांसीसियों ने तो नवाब के इस आदेश को मान लिया था और उन्होंने किलेबंदी का काम रोक दिया था, किंतु अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑलरेडी उनको जो फरमान था वो मुगल एम्पायर के थ्रू मिला था, ना कि बंगाल के नवाब, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था ये मुगल एम्पायर के अंडर में आता था और मुगल के ही नवाब थे, मुगल ने ही इनको नवाब नियुक्त किया था। लेकिन यहाँ पर सिराजुद्दौला ने यहाँ पर पूरा का पूरा जो एक टैक्स था वो टैक्स यहाँ पर बंद कर दिया था, टैक्स ये भी नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर नाराज उसी तरीके से चल रही थी उस फरमान से। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि सिराजुद्दौला ने जो कि अंग्रेजों ने यहाँ पर इसकी बात नहीं मानी, और इसकी बात ना मानने के कारण सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर स्थित जो अंग्रेजों का किला था, कोठी था, उस कोठी पर आक्रमण कर दिया।
ठीक है, अंग्रेजों से ने मना किया। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के पास का जो कासिम बाजार का क्षेत्र है वहां पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद में उनको आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर दिया। यानी कि वो इतना जबरदस्त आक्रमण था कि अंग्रेज उस आक्रमण को झेल नहीं पाए, और अचानक हुए आक्रमण से वो यहाँ पर आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हुए थे, उनको बाध्य किया। और ये बात 20 जून 1756 में फोर्ट विलियम जो क्षेत्र था, उस फोर्ट विलियम पे इन्होंने आक्रमण किया था सिराजुद्दौला ने, और उस पर आत्मसमर्पण कर दिया, जिसमें कि कुछ अंग्रेज शहर छोड़कर भाग गए थे। जो वहां पे पूरे अंग्रेज थे वो शहर को छोड़ दिया, कलकत्ता शहर को छोड़ दिया, और छोड़कर ये फुल्टा द्वीप पर चले गए थे। फुल्टा द्वीप पर इन्होंने शरण ली और यहाँ से भाग गए थे, और फुल्टा द्वीप पर रुक गए थे। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो बाकी के अंग्रेज बचे थे वो लगभग 146 अंग्रेज यहाँ पर बचे रह गए थे, जिसको कि सिराजुद्दौला के द्वारा एक छोटी सी कोठरी में कैद कर लिया था। टोटल 146 अंग्रेजों को लगभग 18 बाई 14 फीट का एक कोठरी थी, एक कमरा था। उस कमरे में इन पूरे के पूरे 146 अंग्रेजों को बंद कर लिया, जिसमें कि अंग्रेजी परिवार यानी कि उनके बच्चे भी थे, और साथ में एक अफसर था हॉलबैग। हॉलबैग भी था, जो कि यहाँ पर ये सब एक साथ इकट्ठे थे। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसमें से सिर्फ 23 अंग्रेज, जो कि 146 अंग्रेजों को यहाँ पर एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया, उसमें से आगे चलकर 23 अंग्रेज ही जिंदा बच पाए थे। उस 23 अंग्रेज में हॉलबैग नाम का एक अफसर भी बच निकला था, और बचकर वो भाग निकला। और वो भागने के बाद में उस पूरी घटना को कर्नाटक में जाकर वहां पर उस समय रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन, जो कि कर्नाटक वार में लिप्त था फ्रांसिस के साथ में, उसको इस पूरी घटना का के बारे में जानकारी देता है। जब इसकी जानकारी रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन को मिलती है, तो रॉबर्ट क्लाइव वहां से अपनी सेना लेकर बंगाल की तरफ में कूच कर देता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। तो कूच करता है तो ये मद्रास में उस समय जो युद्ध हो रहा है, जो कि इस समय का कर्नाटक या मद्रास के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन लिप्त था, तो वहां से ये अपनी सेना के साथ में बंगाल की तरफ में कूच करता है। जब बंगाल की तरफ में कूच करता है तो यहाँ पर एक छोटा सा युद्ध होता है। वो युद्ध में यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन को जीत मिलती है, और जीतने के बाद में ये जो अधिकारी है रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन कलकत्ता पर दोबारा से अधिकार कर लेते हैं, क्योंकि कलकत्ता पर जो यहाँ पर फोर्ट विलियम था, यहाँ पर सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया था, और पूरे के पूरे अंग्रेज यहाँ से भाग खड़े हुए थे। जनवरी 1757 में यहाँ पर युद्ध हुआ। उस युद्ध में, छोटा सा युद्ध में, रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन ने कलकत्ता पर दोबारा से अधिकार कर लिया। फरवरी 1757 में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के बीच में एक छोटी सी संधि की थी। उस संधि, जो कि कलकत्ता में ही एक संधि हुई थी, जिसे कि अलीनगर की संधि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अलीनगर की संधि के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे आगे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अलीनगर की संधि के नाम से जाना जाता है। इसको यहाँ पर नहीं है, मैं आपको यहाँ पर स्लाइड्स में ही बता देता हूँ। उसको किस नाम से जाना जाता है? अलीनगर की संधि के नाम से जाना जाता है। जो अलीनगर की संधि आपको जनवरी 1757 में जब यहाँ पर युद्ध होता है, उसके बाद में फरवरी में 1757 में ये संधि देखने को मिली, जिसमें कि रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार किया। जब जीता, देन उसके बाद में सिराजुद्दौला के साथ में एक छोटी सी संधि होती है। उस संधि को नाम अलीनगर की संधि के नाम से जाना जाता है, अलीनगर संधि। ठीक है ना, इस नाम से इसको आप नोट कर लीजिएगा। अलीनगर की ये संधि होती है, और ये फरवरी 1757 में होती है। और इसमें जो प्लासी का युद्ध से पहले का जो एक बेस था, वो बेस यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये संधि होती है, और इसमें अंग्रेजों को की तरफ से क्लाइव और वाटसन यहाँ पर ये संधि करता है। कौन?
अंग्रेजों की तरफ से कौन करता है यहाँ पर, क्लाइव और कौन, वॉटसन। वॉटसन यहाँ पर संधि करता है और अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर कलकत्ता पर दोबारा से इस संधि के बाद में अधिकार मिल जाता है, अधिकार होता है। और इस संधि के द्वारा कुछ शर्तें होती हैं जो कि सिराजुद्दौला को यहाँ पर मानने पड़ती हैं और सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में यहाँ पर एक सहमति बनती है। वो जो शर्तें थी, वो शर्तें क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह के फरमान के अनुसार यहाँ पर जो सुविधाएं थी वो सुविधाएं यहाँ पर दोबारा से दे दी गई। यानी कि मुगल फरमान की जो सुविधाएं थी, मुगल फरमान जारी किया गया दोबारा से यहाँ पर, जो कि मुगलों ने यहाँ पर दी थी, वो दोबारा से यहाँ पर मिला। और कलकत्ता पर अंग्रेजों के द्वारा जो अधिकार हुआ था उसमें जो क्षति हुई थी, यानी कि जो एक युद्ध हुआ था जो छोटा सा, उस युद्ध में जो क्षति हुई उसका हर्जाना यहाँ पर सिराजुद्दौला को हर्जाने के रूप में यहाँ पर देना पड़ा। तो यहाँ पर युद्ध का हर्जाना भी देना पड़ा, यहाँ पर युद्ध का हर्जाना, युद्ध का हर्जाना भरना पड़ा। और तीसरा यहाँ पर जो पॉइंट थी वो क्या था, यहाँ पर अंग्रेजों को यहाँ पर जो कि कलकत्ता में, जो कि मुंबई में सिक्के ढाले जाते थे, सिक्के बनाए जाते थे, अब यहाँ पर एक अलग से एक अधिकार मिल गया कलकत्ता में भी सिक्के ढालने का, यानी कि कॉइन, सिक्के ढालने का अधिकार मिल गया। अंग्रेजों को यहाँ पर सिक्के डालने का भी अधिकार प्राप्त हो गया था। तो इस संधि का जो महत्व वो इसलिए भी है क्योंकि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध के लिए जो तत्कालीन कारण बताया था, वो कारण को यहाँ पर अलीनगर की संधि का उल्लंघन भी बताया गया था जब प्लासी का युद्ध हुआ था। कि अगर आपने इन पूरी की पूरी जो संधि में जो बातें की गई हैं इसमें से किसी एक का भी उल्लंघन होता है तो यहाँ पर इस उल्लंघन का मुद्दा आगे वाला युद्ध बन सकता है और बनेगा। और वही यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर जो प्लासी का युद्ध आपको देखने को मिलेगा वो अलीनगर की संधि का जो उल्लंघन आगे जाकर सिराजुद्दौला करता है उसके रूप में यहाँ पर प्लासी का युद्ध सामने आता है। तो अलीनगर की संधि के द्वारा अंग्रेज और ज्यादा आक्रामक हो गए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनको एक्स्ट्रा पावर मिल गए थे, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा पावर मिल गए थे। और साथ ही साथ में यहाँ पे एक षड्यंत्र भी शुरू हो गया था। यहाँ पर एक षड्यंत्र भी यहाँ पर शुरू हो गया था जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर जब अलीनगर की संधि कर ली थी उसके बाद में यहाँ पर षड्यंत्र करना भी चालू कर दिया था। उस षड्यंत्र में यहाँ पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के जो यहाँ पर करीबी थे, जिसमें कि घसीटी बेगम, शौकत जंग, मीर जाफर, जगत सेठ, अमीर चंद और दुर्लभ राय जैसे व्यक्तियों को इसने अपने पक्ष में कर लिया था। यहाँ पर क्या, पैसे खिलाकर, रुपए खिलाकर, यहाँ पर घूस खिलाकर, ठीक है ना, ब्राइब देकर इनको अपने कब्जे में, यानी कि अपने तरफ में इसने मिला दिया था। इसको याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर एक षड्यंत्र भी रखना चालू कर दिया था। और इसके बाद में जो युद्ध हुआ उस युद्ध का में हार का कारण यही एक षड्यंत्र आपको देखने को मिलेगा। तो मार्च 1757 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी क्षेत्र पर, यहाँ पर जो मद्रास का जो युद्ध हो रहा था उस युद्ध की जो परिणति मिली, उस परिणति में यहाँ पर जो रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन पहले से ही यहाँ पे बंगाल आ चुके थे। तो बंगाल में यहाँ पर फ्रांसीसियों के साथ में भी इनका युद्ध हुआ। और चंद्रनगर में जो फ्रांसीसियों का की कोठी थी, फ्रांसीसियों का जो यहाँ पर फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री पर भी इन्होंने अपना अधिकार किया। किसने? रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन ने। ठीक है, ये क्लियर हो जाना आपको चाहिए क्योंकि बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो गए थे और उनको एक सफलता जब मिली यहाँ पर एक संधि के बाद में, यहाँ पर इनका पावर जो ज्यादा आगे मिला तो उससे फ्रांसीसियों से भी संघर्ष करने में इनको मदद मिली। इनका जो कॉन्फिडेंस था वो प्लस हुआ और फ्रांसीसियों की चंद्रनगर की जो कोठी थी उस पर कब्जा कर लिया था मार्च 1757 में। ठीक है, 1757 क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में यहाँ पर
चर्चा कर लेते हैं प्लासी का युद्ध, जो कि 23 जून 1757 में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध एक षड्यंत्र जो कि रचा था, जो कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। इनके जो करीबी थे, इनको यहाँ पर ब्राइब देकर, पैसा देकर अपने अंदर शामिल कर लिया था इसमें। लेकिन इसमें एक प्रमुख जो व्यक्ति था वो था यहाँ पर सिराजुद्दौला का सेनापति, जो कि युद्ध में इसके साथ शामिल था। युद्ध में शामिल था वो था सेनापति जो था मीर जाफर। मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, और साथ ही साथ में दुर्लभ राय भी, जो कि सिराजुद्दौला का काफी ज्यादा करीबी था। इन दोनों को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इससे नुकसान सिराजुद्दौला को मिलता है, जो कि अंग्रेजों की षड्यंत्र में शामिल हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर को अंग्रेजों ने आश्वासन दे दिया था कि यहाँ पर बंगाल का नवाब बनने में उनकी मदद की जाएगी। किसकी? मीर जाफर की। अगर सिराजुद्दौला यहाँ पर युद्ध होता है, उस युद्ध में अगर हारता है तो आप हमारे साथ शामिल हो जाते हैं, तो मीर जाफर को हम बंगाल का नवाब बना देंगे। ये आश्वासन अंग्रेजों ने मीर जाफर को यहाँ पर दे दिया था। तो इस गतिविधि से नाराज होकर सिराजुद्दौला युद्ध की तैयारी करने लगा। जो गतिविधियां यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध देखने को मिला, जो कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला की सेना के बीच में हुआ, जो कि प्लासी नामक एक स्थान पर हुआ था। प्लासी जो कि इस समय कहां पर है? ये प्लासी जो बंगाल की भागीरथी नदी के तट पर है। भागीरथी नदी जो है वहां पर, जो नादिया गांव है, नादिया गांव के पास में ये एक क्षेत्र है, वहां पर ये युद्ध आपको देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है। प्लासी का युद्ध जो कि सिराजुद्दौला की सेना के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन इसमें मीर जाफर, लतीफ खां, दुर्लभ राय, मीर मदान और जो मोहनलाल थे, जो कि इस सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, इसको लीड कर रहे थे। तो इसमें मीर जाफर और दुर्लभ राय जो कि अंग्रेजों से मिल गए थे, और इस मिलने के कारण, यहाँ पर जो कि षड्यंत्र के कारण इनके साथ मिले थे, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है, और उसको बंदी बनाकर यहाँ पर रख लिया जाता है। और बंदी बनाने के बाद में यहाँ पर उसको गोली मार दी जाती है आगे चलकर, यानी कि सिराजुद्दौला की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है इस युद्ध में। ये क्लियर होना चाहिए। कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अलीनगर की संधि का उल्लंघन हुआ था, उस उल्लंघन को यहाँ पर प्लासी के युद्ध का कारण बताया गया है। और युद्ध जो हुआ था वो 23 जून 1757 में हुआ था, जो कि क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। क्लाइव मतलब रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, आपको मैं बता चुका हूं, भारत के पश्चिम बंगाल में नादिया जिले में भागीरथी नदी जो है उसके तट पर स्थित ये एक गांव है प्लासी, वहां पर ये युद्ध होता है। ठीक है, जो कि एक छोटा सा युद्ध था, लेकिन इस छोटे से युद्ध में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रख दी थी, जिसमें कि ब्रिटिशों की यहाँ पर जीत होती है, और जीत के बाद में यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य की एक नींव यहाँ पर रख दी गई थी। यानी कि इस पूरे क्षेत्र पर अब ब्रिटिश एम्पायर का कब्जा हो गया था। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वो था, एक कैप्टन था, उसके बीच में ये लड़ा गया। और इस युद्ध में बंगाल के नवाब अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर पराजित होता है और मारा जाता है। बंगाल के नवाब और अंग्रेज कंपनी के यहाँ पर जो आने वाले जो बंगाल के नवाब थे, वो जब ये मारा जाता है, जो नवाब बनते हैं आगे जाके, वो अंग्रेजी कंपनी के इशारों पर चलने लगे। लंबे समय तक यहाँ पर स्वतंत्र बंगाल में अंग्रेजों का ये जो क्षेत्र था, जो कि पहले से स्वतंत्र था, लेकिन आगे चलकर जब बंगाल में सिराजुद्दौला के बाद में जो नए नवाब आए, वो नए नवाब यहाँ पर इनके इशारे पे चलने के बाद में ये पूरा स्वतंत्र बंगाल अब अंग्रेजों का पहला शिकार बन गया था। अंग्रेज ने इस बंगाल को अपना शिकार बना लिया था, जिसमें कि सिराजुद्दौला के बाद में बंगाल का नवाब मीर जाफर बनता है। तो मीर जाफर ने यहाँ पर जो एक प्रकार से कपटपूर्ण यहाँ पर एक प्रयास किया था सिराजुद्दौला को, जब सिराजुद्दौला यहाँ पर नवाब था, तो उसको एक परामर्श दिया था, एक पॉइंट नोट कीजिएगा, एक एडवाइस दी थी। उस एडवाइस में ये कहा था कि नवाब साहब आप इस युद्ध को एक दिन के लिए स्थगित कर दीजिए, मतलब रोक दीजिए एक दिन के। तो एक दिन का जो रोकना था वही यहाँ पर एक सबसे बड़ी
भूल साबित होती है और उसके कारण यहाँ पर मीर जाफर और दुर्लभ राय अंग्रेजों से मिल जाते हैं और इस कारण से यहाँ पर ये युद्ध होता है। उस युद्ध में यहाँ पर हार होती है, यानी कि यहाँ पर मीर जाफर और दुर्लभ राय इन दोनों ने सिराजुद्दौला के साथ में एक विश्वासघात किया था। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आगे प्लासी के युद्ध के बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दे रहा हूं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये पूरी घटनाएं घटी, जब दोनों ने यहाँ पर विश्वासघात किया, तो यहाँ पर जब सिराजुद्दौला यहाँ से भागता है, भागने के बाद में इस युद्ध में वीर बदान और जो मोहनलाल थे, जो कि इसके बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय थे, किसके, सिराजुद्दौला के, ये दोनों यहाँ पर युद्ध में ही वीरगति को प्राप्त होते हैं, युद्ध में ही मारे जाते हैं। लेकिन सिराजुद्दौला यहाँ से भागकर मुर्शिदाबाद चला जाता है। ठीक है, मैं पूरी कहानी आपको सुना रहा हूँ। मुर्शिदाबाद जब चला जाता है तो वहां पर मीर जाफर का जो पुत्र था, ठीक है ना, जो मीरन था, वो मोहम्मद बेग के द्वारा इसकी हत्या करवा देता है, गोली मार के। यहाँ से सिराजुद्दौला जब लगता है कि अब युद्ध में हमारी जीत बिल्कुल पक्की नहीं है, अब यहाँ से भागना ही उचित होगा, तो यहाँ से सिराजुद्दौला भागता है और भागकर वापस मुर्शिदाबाद, जो कि इसकी राजधानी थी, वहां पर चला जाता है और वहां पर मीर जाफर का पुत्र, जो उसका पहले से इंतजार कर रहा है, मोहम्मद बेग के द्वारा इसकी हत्या करवा देता है। तो यहाँ पर युद्ध की जो सफलता है, इस युद्ध की सफलता ने अंग्रेजों को सत्ता प्राप्ति की जो महत्वाकांक्षा थी, जो एक प्रकार से यहाँ पर एक लोभ था जो जो उनका बढ़ गया था, उसको यहाँ पर आगे बढ़ा दिया और यहाँ से एक प्रकार से बंगाल में जो ब्रिटिश एम्पायर की नींव रखी, वो आगे के मार्ग के लिए यहाँ पर प्रशस्त कर दी थी। आगे का मार्ग यहाँ से इन्होंने बना लिया। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध के बाद में बंगाल में जो नवाब था, वो नवाब कौन बना, वो बना था मीर जाफर। ठीक है, तो मीर जाफर ने 1757 से लेकर 1760 के बीच में, 1757 से लेकर 1760 के बीच में जब मीर जाफर अंग्रेजों का कठपुतली नवाब बन गया, तो उस समय ये बहुत ही ज्यादा खुश हुआ अंग्रेजों से और खुश होने के बाद में अंग्रेजों को यहाँ पर जो उस समय का जो यहाँ पर अंग्रेजी अफसर था रॉबर्ट क्लाइव, इसको 3 करोड़ रुपए घूस में देता है, 3 करोड़ रुपए घूस में देता है और साथ ही साथ में जो युद्ध का हर्जाना था उसके रूप में यहाँ पर लगभग 37,70,000 पाउंड के रूप में यहाँ पर अलग से क्लाइव को प्राप्त होता है। घूस भी मिलती है यहाँ पे 3 करोड़, जो कि रॉबर्ट क्लाइव को मिलती है और साथ में युद्ध का हर्जाना भी यहाँ पर मीर जाफर के द्वारा मिलता है। तो युद्ध, यही जो कारण था, इसी कारण के यही कारण आगे जाकर यहाँ पर बक्सर के युद्ध के रूप में परिणति होती है। ये कैसे होती है, ये मैं आपको अब आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर मीर जाफर जिस तरीके से अपने पूरे खजाने को यहाँ पर लगातार खाली करता जा रहा था, वो खाली करने के कारण यहाँ पर एक प्रकार से इनके जो बर्तन तक थे, सोने चांदी के जो बर्तन थे, वो बर्तन तक भी बिक गए थे। इस तरीके से पूरे खजाने को अंग्रेजी कंपनी पर ये लुटा रहा था। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एक प्रकार से एक कठपुतली नवाब। क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक प्रकार से अंग्रेज ही किंग मेकर की भूमिका यहाँ में आ गए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने ही यहाँ पर मीर जाफर को यहाँ पर नवाब बनाया था। तो उसका पारितोषिक यहाँ पर मीर जाफर को अंग्रेजों को देना ही था। तो ये एक प्रकार से पारितोषिक के रूप में यहाँ पर जो बंगाल का खजाना था वो अंग्रेजों पर खाली कर रहा था। तो यहाँ पर एक घटना और घटी, यहाँ पर पुरस्कार के रूप में क्लाइव को 24 परगना की जमींदारी भी दी गई थी, जो कि मीर जाफर के द्वारा यहाँ पर क्लाइव को मिली थी, जिसको कि क्लाइव का की जागीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लाइव की जागीर भी कहा जाता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्लाइव की जागीर के रूप में जानी जाती है, जो कि 24 परगना की जमींदारी पुरस्कार के रूप में क्लाइव को मीर जाफर के द्वारा मिलती है। और साथ ही साथ में कंपनी को मीर जाफर जब नवाब रहता है तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में यहाँ पर फ्री ट्रेड करने का भी अधिकार मिल जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो लगातार जिस तरीके से यहाँ पर
बंगाल का जो खजाना था वो खाली होता जा रहा था, खाली होता जा रहा था, और साथ में फ्रांसीसी बस्तियां थी यहाँ पे की पहले से ही इन्होंने जीत हासिल कर ली थी। चंद्रनगर की कोठी जो कि अंग्रेजों के अंडर में आ गई थी, तो मीर जाफर ने उसके बाद में बाकी की बची हुई जो फ्रांसीसी बस्तियां थी वो भी अंग्रेजों को सौंप दी थी कि यू कैन यूज इट, ये यहाँ से आप अपना व्यापार कर सकते हैं। जो फ्रांसीसी यहाँ पर पहले से व्यापार कर रहे थे, पूरी की पूरी बस्तियां मीर जाफर के द्वारा अंग्रेजों को दे दी जाती है। यहाँ पर ये चीजें मैंने आपको बता दी है। 24 परगना जो कि एक जागीर के रूप में क्लाइव को दी जाती है, जो कि क्लाइव की जागीर के रूप में इसको जाना जाता है। ये भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। अंग्रेजों की सरकार के खर्चे यहाँ पर लगातार जिस तरीके से बढ़ रहे थे, और जिस तरीके से इनके बर्तन तक भी बेचने को आ गए थे, यानी कि बर्तन भी बेचने पड़े थे मीर जाफर को अपने, जिसमें कि ये भोजन करता था, तो उससे यहाँ पर बंगाल का जो खजाना था वो खजाना खाली होता जा रहा था। तो बेतहाशा खजाना की कि यहाँ पर लूट के कारण मीर जाफर तंग आ गया, और तंग आने के बाद में यहाँ पर वो गद्दी से उसको हटा दिया, हट जाता है या फिर हटा दिया जाता है, दोनों कारण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मीर जाफर को जब हटाने के बाद में यहाँ पर मीर कासिम को यहाँ पर सिंहासन पर बिठाया जाता है। कब? 1760 में। उसका जो दामाद होता है मीर कासिम, वो आगे चलकर यहाँ पर 1760 के बाद में सिंहासन पर बैठ, ठीक है, जो कि आगे चलकर यहाँ पर एक युद्ध देखने को मिलेगा, जो था बक्सर का युद्ध। बक्सर का जो युद्ध होता है वो मीर कासिम के साथ में, इसको भी हम समझेंगे, लेकिन आज की क्लास में इसको हम नहीं समझेंगे। अभी अपन इस स्लाइड को समझ लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है यहाँ पर, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक के रूप में जाना जाता है, यानी कि यही था जिसने की ब्रिटिश एम्पायर की नींव यहाँ पर रखी जाती है। और इसको विलियम पीट के द्वारा इसको स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की एक उपाधि भी दी गई है। किसने? विलियम पीट ने इसको स्वर्ग से उत्पन्न, यानी कि कमांडर ऑफ हेवन की उपाधि भी यहाँ पर विलियम पीट इसको देता है, जब यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर की नींव बंगाल में रखता है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता चल चुका हूँ, ये अंग्रेजी सैन्य नहीं, षड्यंत्र और कूटनीति की विजय थी, जिसमें कि यहाँ पर जो सिराजुद्दौला के जो करीबी थे उन सभी को अपने अंडर में अपने और शामिल कर लेता है षड्यंत्र के तहत रॉबर्ट क्लाइव। वो एक कूटनीतिक विजय थी यहाँ पर, और यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा, जो कि एक षड्यंत्र के रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे जाकर मीर जाफर को यहाँ पर कठपुतली नवाब बनाया जाता है, जो कि मैं आपको बता दिया था। और इस कठपुतली नवाब के जरिए यहाँ पर बंगाल में लूट चालू हो जाती है, और यहाँ पर अंग्रेजों को 24 परगना क्षेत्र मिलता है, जिसको कि क्लाइव की जागीर के रूप में भी जाना जाता है। ये मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर ब्रिटिश जो साम्राज्य है, ब्रिटिश डोमिनेंस यहाँ पर शुरू हो जाता है, ब्रिटिशों का प्रभुत्व यहाँ पर शुरू हो जाता है। उसके बाद में आगे चलकर मीर कासिम 1760 से लेकर 1763 के बीच में मीर कासिम मीर जाफर की जगह यहाँ पर गद्दी पर बैठता है। इसको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक मैंने प्लासी के युद्ध और उसके बाद की घटनाएं आपको बता दी। अब हम अगली क्लास में मीर कासिम और मीर कासिम के बाद में जो आने वाला युद्ध था, जो था बक्सर का युद्ध, इसको हम अगली क्लास में लेंगे। तो थैंक यू सो मच। इस क्लास को यहाँ तक कंप्लीट करने के लिए अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए इस क्लास को देखते हुए, और साथ में पीडीएफ नोट्स जो कि आपको इसमें मिल रहा है, वहां से भी आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।